Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to deliver lecture about force and laws of motion, Newton's third law of motion. प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने न्यूटन्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ा, आपको समझ आया होगा। आज हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है, इसके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। थर्ड लॉ बच्चों क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर डज नॉट एग्जिस्ट वन फोर्स इन आइसोलेशन. Force always exists in pair, that is, forces of action and reaction always act on different bodies. प्यारे बच्चों, ये लॉ हमें बताता है हर एक एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन हमेशा के लिए बराबर और अपोजिट सिमत में होता है। जब आप एक्शन करोगे, जितना एक्शन करोगे उसका अपोजिट उतना ही एक्शन आपके ऊपर होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसा कि आपके हाथ में एक बॉल है, जब आप बॉल को हिट करते हैं किसी दीवार के साथ, ये आपका एक्शन हो गया, और दीवार उस बॉल को वापस फेंक देती है, बैक कर देती है उसी यानी फोर्स के साथ। जितना हमने यहाँ से डाला था बॉल के ऊपर, इतना दीवार डालती है उसके ऊपर, उसको वापस फेंक देती है। ये प्रूव करता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ऑलवेज इक्वल और अपोजिट होते हैं। और फोर्स बच्चों ये कभी अकेले में काम नहीं करता है। फोर्स हमेशा जोड़े में होता है, पेयर में होता है, यानी एक्शन भी होता है और रिएक्शन भी होता है। ये डिफरेंट बॉडी के ऊपर ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप टू बॉल्स ए एंड बी ऑन ए टेबल। हम दो बॉल टेबल के ऊपर रखते हैं, ए और बी, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा थोड़ा फैसला करके उनको रखते हैं। व्हेन यू पुश द बॉल ए टूवर्ड्स बी, जब आप धक्का देते हो बॉल ए को बॉल बी की तरफ, देन द बॉल ए एक्ट्स ऑन बॉल बी, तब बॉल ए जो है ये अपना काम करता है बॉल बी के ऊपर। दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, इस फोर्स को ऐसे दिखाया जाता है एफ ए, यानी फोर्स काम करता है बॉल ए जो है बॉल ए के ऊपर, और ये यानी अपना फोर्स बॉल ए देता है बॉल बी को। इसको हम लिखते हैं एफ ए एरो डाल के बी, यानी फोर्स बॉल ए को बी की जानब फेंकता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन के मुताबिक द बॉल बी आल्सो रिएक्ट्स, बॉल बी जो है वो भी बिल्कुल उसका रद्द अमल करता है, एंड अप्लाइज फोर्सेस ऑन बॉल ए, और वो भी बॉल ए के ऊपर फोर्स लगाता है। यानी जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एफ बी एरो डाल के ए, यानी बॉल बी ने अब एक्शन किया बॉल ए के ऊपर। इफ बोथ दी बॉल्स आर सिमिलर, अगर दोनों बॉल यकसां हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल, तब तो मैग्नीट्यूड इसकी एक्शन और रिएक्शन की भी ये भी क्या होगी? बराबर, यानी बच्चों बराबर होगी। यानी एफ ए एरो बी डाल के करेंगे इज इक्वल टू माइनस एफ बी एरो डाल के ए माइनस, क्योंकि बॉल ए ने एक्शन बी के ऊपर किया हुआ है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज ऑलवेज एक्ट, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये हमेशा काम करते हैं इन दी डायरेक्शन, सिमत में, अपोजिट सिमत में एक दूसरे के। नीचे इसकी शक्ल भी बनी हुई है बच्चों, बॉल ए और बॉल बी लिखा हुआ है। ऊपर जो लिखा है एफ ए माइनस बी, यानी ये एक्शन है, और नीचे जो है माइनस एफ बी एरो डाल के ए, ये इसका रिएक्शन है। यानी बॉल ए पहले हिट लगाता है बी को, फिर बॉल बी हिट लगाता है बॉल ए को। ये हो गया बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। जैसे कि बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पहले पढ़ा हुआ भी है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है बल्कि ये अपनी शक्ल को, अपनी हालत को तब्दील कर देती है, दूसरी हालत अख्तियार कर लेती है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक, ड्यूरिंग एनी कोलिजन यानी किसी भी टकराव के दौरान, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल जो मोमेंटम होती है टकराने से पहले, इज़ ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा बराबर होती है किसके? उस कोलिजन के जो टकराने के बाद होती है। यानी दो चीज़ें जो टकरती हैं, टकरने से पहले की टोटल मोमेंटम और टकरने के बाद की कोलिजन यानी मोमेंटम जो है, ये हमेशा क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती हैं। अब हमने यहाँ बाल ए रखा हुआ है और बाल बी रखा हुआ है। बाल ए का वज़न मास जो है m1 है और बाल बी जो है बच्चों उसका m2 है। और बाल ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है और बाल बी की इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों ये u2 है। ये कोलिजन से पहले हमने दो बाल जब टेबल के ऊपर रख दी। अब जब ये टकराते हैं, टकराने के बाद इनकी हालत ये हो जाती है जैसा कि ये दिया हुआ है वीडियो आपकी में। यानी बाल ए जब टकराता है, ये इसका वज़न तो वह मास वो या मास चेंज नहीं होता बल्कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में तब्दील हो जाती है। लिहाजा इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 बन गई और बाल बी की बन गई v2 बन गई। ये कोलिजन के बाद हुआ। अब मैथमेटिक तरीके से हम इसको ड्राइव करते हैं, ये कैसे होगा? कंसीडर टू रबर बाल, चलो हम मसाल करते हैं, हम दो बाल ले लेते हैं रबर के जिनका वज़न है m1 और m2 और उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों वो u1 और u2 है बिलतरतीब। उसके बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद जो होती हैं वो बन जाती है v1 और v2 बन जाती है। इफ़ ए अप्लाइज ए फोर्स f, अगर बाल ए जो है ये फोर्स f बाल बी के ऊपर लगाता है और उसको टाइम लग जाता है t, तो b अप्लाइज ए फोर्स f, तो b भी फोर्स f लगाता है a के ऊपर फॉर टाइम t, उसको भी टाइम लग जाता है। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड बाल ए ऑन बाल बी, यानी एफ ए बी किसके बराबर हो जाता है? ये बच्चों हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बाल ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बाल ए। यानी m1 v1 माइनस m2 m1 u1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी जब बाल के ऊपर टक्कर लग जाती है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ये m1 v1 माइनस m1 u1 आ जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब एफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा? m को कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा, अंदर आ जाएगा v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाती है बच्चों। अब फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड बाय बाल बी ऑन बाल ए, ये कोलिजन के बाद है जब रिएक्शन होती है, ये एफ बी ए बन जाता है, ये बन जाता है बच्चों m2 v2 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय टाइम। एफ बी ए यानी फोर्स बाल बी जो बाल ए के ऊपर लगाता है ये बन जाता है, m को आप कॉमन निकालेंगे, ये आपका बन जाएगा v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ जैसे कह रहा है, ये एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब एफ ए बी के बदले में उसकी वैल्यू लिखेंगे और एफ बी ए के बदले में उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा m कॉमन निकाल के m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू माइनस m2 ब्रैकेट में लिखेंगे v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t1। अब बच्चों ये आप
अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ये तो हमने इक्वेशन लिखी। अब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये बराबर किसके हो जाएंगे, M1 V1 माइनस M1 U1, हो गया बिफोर कोलोजन। आफ्टर कोलोजन हो जाएगा माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। उसके बाद माइनस M1 U1 माइनस M1 U1 माइनस, इसको हम ले आएंगे इधर, U वाले को अलग और V वाले को अलग ले जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस M2U2 इज इक्वल टू माइनस M2V2 माइनस M1V1। अब माइनस को आप दोनों साइडों में कॉमन निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M2V2 प्लस M1V1, और M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2U2। दैट इज टोटल momentum of ball A and B before collision is equal to total momentum of ball A and B after collision. This proves that the total momentum remains conserved। यानी मैथमेटिकली करके भी हमने देखा कि टोटल मोमेंटम जो है बॉल ए और बी की ए बराबर हो जाती है, बॉल बी जब इसके ऊपर रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। एज मैथमेटिकली भी ये प्रूव हो गया कि टोटल मोमेंटम जो है ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये हमेशा बराबर रहती है। ये बच्चों हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद तो हमारी कुछ मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स हैं, इसकी टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हुआ तो अपने वो कमेंट करेगा, बताएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फिर समझाने की। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी बच्चों मेहनत करो, मेहनत से आप अपने मकसद को पा सकते हैं। दिलचस्पी से पढ़ो, कहीं से समझ नहीं आती है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करो, तो हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बाकी वस्सलाम।